बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड 3 स्टेप में होता है: एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड एंड ऑक्सीडेशन प्रॉपर। पहला जो स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, ये हमारे पास साइटोसोल में होता है। इसमें हमारे पास फैटी एसिड्स की एक्टिवेशन होती है असाइल कोएंजाइम्स ए में। जब फैटी एसिड्स कन्वर्ट होती हैं असाइल कोएंजाइम्स ए में, तो इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ये एंजाइम्स थायोकिनेज की मदद से होता है और थायोकिनेज का दूसरा नाम असाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज है। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में असाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज का नाम आता है और थायोकिनेज का नहीं आता, और ये भी पूछा जाता है कि एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में कितने एटीपी यूज़ हुए हैं। ये हमारे पास एटीपी पायरोफॉस्फेट यानी कि 2 ppi प्लस हमारे पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर 2 एटीपी यूज़ हुए हैं क्योंकि हमारे पास जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो नहीं रिलीज़ हुआ, क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब हमारे पास पायरोफॉस्फेट या पीपीआई से रिलीज़ होता है तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है। तो इस रिएक्शन में 2 एटीपी यूज़ हुए हैं, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में 2 एटीपी यूज़ हुए हैं या यूटिलाइज हुए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें दूसरे एंजाइम्स थायोकिनेज का दूसरा नाम असाइल कोएंजाइम सिंथेटेज है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर साइटोसोल से हमारे पास फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया में लाने के लिए हमने एक्टिवेट किया, तो इसके लिए फिर भी एक्टिवेशन के बाद भी असाइल कोएंजाइम्स ए को माइटोकॉन्ड्रिया में लाने के लिए कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत हुई। कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जब आ जाता है तो फिर असाइल कोएंजाइम्स की हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रॉपर होती है, जो कि थर्ड स्टेप है। इसके 4 स्टेप हैं ऑक्सीडेशन प्रॉपर के। ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रेशन होती है, और ऑक्सीडेशन होती है, और क्लीवेज होती है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से ऑक्सीडेशन प्रॉपर होती है, ठीक, और हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड साइटोसोल में होती है। हमारे पास असाइल कोएंजाइम्स कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा स्क्वायर ट्रांस इनोल कोएंजाइम ए में, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स असाइल कोएंजाइम्स ए डिहाइड्रोजिनेज। असाइल कोएंजाइम्स ए सिंथेटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और असाइल कोएंजाइम्स ए डिहाइड्रोजिनेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास वैसे तो नज़र आने में एक एटीपी यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 एटीपी यूज़ हुए हैं। यहाँ पर असाइल कोएंजाइम्स ए डिहाइड्रोजिनेज में ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि यहाँ पर NADH पैदा होता है या FADH2 पैदा होता है। तो ये एक बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में एक स्टेप है जिसमें हमारे पास क्या पैदा होता है, FADH2। और इस पर भी बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी बन जाती है कि यहाँ पर क्या चीज़ यूटिलाइज हुई है या प्रोड्यूस हुई है। तो हमारे पास यहाँ पर FADH2 प्रोड्यूस हुआ है असाइल कोएंजाइम्स ए डिहाइड्रोजिनेज की और एंजाइम यूज़ हुआ है इसकी मदद से। अब हमारे पास क्या है कि डेल्टा स्क्वायर ट्रांस इनोल कोएंजाइम्स ए, यहाँ पर सिंपल हाइड्रेशन हुई है, और इनाइल कोएंजाइम्स ए हाइड्रेटेज एंजाइम यूज़ हुआ है, और बीटा हाइड्रॉक्सिल असाइल कोएंजाइम्स ए यूज़ हुआ है। बीटा हाइड्रॉक्सिल असाइल कोएंजाइम्स ए के बाद ये बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम्स ए में कन्वर्ट हुआ है, और बीटा हाइड्रॉक्सी असाइल कोएंजाइम्स ए डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। बीटा हाइड्रॉक्सी असाइल कोएंजाइम्स ए डिहाइड्रोजिनेज ने NADH पैदा किया है, और फिर हमारे पास बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम्स ए से हमारे पास साइल कोएंजाइम्स और एसिटाइल कोएंजाइम्स ए पैदा हुआ है। हमारे पास ये एंजाइम्स थायोलेज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है। हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, नंबर 1 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड किया। फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रॉपर का पहला स्टेप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है और बीटा हाइड्रॉक्सी असाइल कोएंजाइम्स डिहाइड्रोजिनेज इस्तेमाल हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 एटीपी यूटिलाइज हुए हैं। हमारे पास एक FADH2 पैदा हुआ है और एक NADH पैदा हुआ है। ये हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हुई है, और यहाँ पर हमारे पास एक असाइल कोएंजाइम्स और एक एसिटाइल कोएंजाइम यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम्स ए पैदा हुए हैं। अब हम एक पल्मेटिक एसिड लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और देखेंगे कि पल्मेटिक एसिड से कितने एसिटाइल को पैदा होते हैं, और हमारे पास कितने NADH और कितने FADH2 पैदा होते हैं।